बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में वी वर डिस्कसिंग ग्रीडी एल्गोरिदम्स, और ग्रीडी एल्गोरिदम्स की एक एग्जांपल हमने की थी, दैट वाज नैपसैक प्रॉब्लम। एंड इफ़ यू रिमेंबर तो उसके दो वर्जन हमने स्टडी किए थे। वन वाज 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम एंड अनदर वाज फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम। तो 0-1 नैपसैक को इफ़ यू रिमेंबर तो हमने कहा था कि दिस कैन ओनली बी सॉल्व यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच, और फ्रैक्शनल नैपसैक को हमने कहा था कि इट कैन बी सॉल्व यूजिंग ग्रीडी अप्रोच। क्योंकि हमने कहा था कि यहाँ पे आपकी ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है फ्रैक्शनल में। ये वो दस्तरखान वाली मिसाल जो मैंने दी थी वो यहाँ भी चल जाती है, उधर भी ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी थी। और फ्रैक्शनल नैपसैक में क्या, फ्रैक्शन ऑफ आइटम भी आप पहले अपने नैपसैक को जनाब भरें, और जब थोड़ा सा नैपसैक रह जाए तो उधर आप कोई डकैती करते वक्त फ्रैक्शन ऑफ आइटम फाड़ फूड़ के वो फिल कर लेते हैं अपनी ग्रीड पूरी करके, तो वहाँ पे आपका फ्रैक्शनल में ग्रीडीनेस काम कर जाता है। ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर यहाँ 0-1 में भी था और फ्रैक्शनल में भी था, जबकि डीपी से हमने 0-1 को इसलिए किया था क्योंकि 0-1 में जब आप, हमने कहा था नैपसैक पूरा फिल करेंगे विद द पैकिंग्स, कंप्लीट पैकिंग्स, तो आखिर में जो नैपसैक रह जाता है, अगर आपकी जो पैकिंग है वो अगर 5 पाउंड की है और नैपसैक में 3 पाउंड की जगह बाकी है, तो फिर गज़ब है, फिर आप इससे फ्रैक्शन नहीं ले सकते, लिहाजा 3 पाउंड खाली लेके ही आप भागेंगे। और वो हमने कहा था कि वो एफिशिएंट सोल्यूशन नहीं होता, लिहाजा वहाँ पे फिर प्लानिंग दरकार है कि पहले से कुछ ऐसा प्लान किया जाए कि आपकी टोटल कैपेसिटी भी मीट हो जाए और आपका जो है ना मैक्सिमम जो है आप जो है डॉलर की जो है ना कमाई करके जो है ना नैपसैक में जाएं। तो लिहाजा प्लानिंग आ गई, तो वहाँ पे फिर मुख्तलिफ जो है टेबल मेंटेन आप करेंगे, डाटा मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, और फिर जब कॉम्बिनेशन बनाएंगे और मुख्तलिफ सोल्यूशन देखेंगे तो उसमें ऑप्टिमलिटी भी आएगी, एक सोल्यूशन अच्छा होगा दूसरा बुरा होगा। और साथ ही साथ फिर उसमें जब आप मुख्तलिफ सोल्यूशन बनाएंगे तो कुछ आइटम बार बार रिपीट होंगे मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस के साथ मुख्तलिफ सोल्यूशंस में, तो वहाँ पे फिर हमने कहा था कि ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम भी आएंगे। लिहाजा हमने कहा था 0-1 जो है वो नैपसैक जो है प्रॉब्लम वो डीपी अप्रोच से भी सॉल्व होता है। इससे हमने नतीजा ये निकाला था कि आपकी बारीक सी थिन लेयर है बिटवीन ग्रीडी एल्गोरिदम एंड जो है क्या कहते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग, क्योंकि इसमें ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर इधर भी आपको मिलता है और ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर जो है वो आपको जो है ग्रीडी एल्गोरिदम्स में मिलता है और डीपी अप्रोच में मिलता है। सिर्फ एक का जो फ़र्क है जो कि ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी है, जो यहाँ पे आपको जनाब ग्रीडी में मिलती है और डीपी में जो है ना आपको ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम मिलता है। तो अब अगर आप एक ही प्रॉब्लम है नैपसैक प्रॉब्लम और उसकी प्रॉब्लम डेफिनेशन में या उसके बिजनेस रूल्स में माइनर सी कोई चेंज ले आएँ, ठीक है ना, माइनर चेंज के साथ आपका पूरी एल्गोरिथमिक स्ट्रेटजी उसकी बदल जाती है। यानी एक फ़िक्रा अगर आप ऐड कर दें कि फ्रैक्शन ऑफ आइटम भी आप लेके जा सकते हैं तो पूरी एल्गोरिथमिक स्ट्रेटजी बदल गई। और अगर आप एक फ़िक्रा ऐड कर लें कि यू कैन नॉट टेक द फ्रैक्शन ऑफ आइटम ड्यूरिंग जो है ना रॉबरी, तो आपकी पूरी स्ट्रेटजी बदल गई। अब आप डीपी अप्रोच से उसको एफिशिएंटली सॉल्व करेंगे। तो ये जनाब ये चीज़ें कुछ होती हैं जब आप थोड़ा सा अपने इस एल्गोरिथम्स में मैच्योर हो जाते हैं और मुख्तलिफ एल्गोरिथमिक स्ट्रेटजीज पढ़ लेते हैं, तो उससे फिर काफ़ी जो है ना ये चीज़ें आपको बारीकियों में जब समझ आ जाती हैं तो फिर आप लैंड करते हैं एक अच्छे सोल्यूशन की तरफ, और जो कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी अच्छी होती है और वो यूजेबल भी होता है। अब आज हम एक ग्रीडी एल्गोरिथम्स की एक दूसरी एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ इन हॉफमैन कोड्स। तो ये भी डाटा स्ट्रक्चर्स में हमने पढ़ी थी, जिन लोगों ने मेरे साथ डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़ी है उनको तो इल्म है, हमने वहाँ पढ़ा था। और इसके बैक एंड पे बाइनरी ट्री यूज़ होती है एंड इट्स एन एप्लीकेशन ऑफ बाइनरी ट्री, और साथ ही साथ प्रायोरिटी क्यूज़ का तस्वर भी इसके बैक एंड पे यूज़ होता है। और आपको पता है हमने डाटा स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि प्रायोरिटी क्यू जो है वो बैक एंड पे उसके जो है ना हीप यूज़ होती है, हीप डाटा स्ट्रक्चर। और जब मैंने हीप का आपको एनालिसिस करवाया था, बिल्ड हीप का हमने किया था, हीप सॉर्ट किया था, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हीप जो है वो बेसिकली जो है ना प्रायोरिटी क्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रैक्टिकली जब आप इन्फोर्स करेंगे तो वो बैक एंड पे उसकी हीप डाटा स्ट्रक्चर आप बनाएंगे। सो उसकी फिर दो इम्प्लीमेंटेशन भी हमने देखी थी कि एरे से भी इम्प्लीमेंट होता है
और बाइनरी ट्री की इम्प्लीमेंटेशन भी इसकी की जा सकती है। और इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम में जो आपने स्केजुलिंग में प्रायोरिटी स्केजुलिंग पढ़ी होगी, तो प्रायोरिटी स्केजुलिंग के बैक एंड पे भी आपको हीप डाटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट करना होगा ताकि आप जो है वो स्केजुलर उसका लिख सकें। तो बहरहाल ये हॉफमैन कोड जो है ये भी एक एप्लीकेशन है। ग्रीडी एल्गोरिथम ये क्यों है ये तो वक्त बताएगा। अभी जब हमने इसको डाटा स्ट्रक्चर में जब पढ़ा था तो हमने उसकी एल्गोरिथमिक स्ट्रैटेजीज के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा था। हमने उस वक्त सिर्फ इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था कि भाई हम बाइनरी ट्रीज पढ़ रहे थे, तो बाइनरी ट्री की कितनी कितनी फॉर्म्स, कितनी एप्लीकेशंस हैं जिनमें ये मुख्तलिफ जो है ना यूज़ हो सकता है। बाइनरी ट्री का इस्तेमाल, उसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है, उस सेंस में हमने इसको समझने की कोशिश की थी। तो ये इसलिए हमने वहाँ पढ़ा था। और हॉफमैन कोड जो है बेसिकली हमने वहाँ भी पढ़ा था कि ये बेसिकली एक डाटा को कंप्रेस करने की टेक्निक है। हॉफमैन साहब ने एल्गोरिथम डिज़ाइन किया था और जो है उसको हमने फिर वहाँ जो है ट्रीज में इम्प्लीमेंट किया था। अब चलते हैं कि आज हम इसमें देखेंगे कि ग्रीडी एल्गोरिथम की स्ट्रैटेजी ये क्यों इसमें अप्लाई होती है, और अगर होती है तो फिर हम इसमें वो ग्रीडी एल्गोरिथम के दो इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, नंबर एक ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर और दूसरा जो है इसमें ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी, ये अब हमें आज इसमें देखना होगा, जो कि हमने डाटा स्ट्रक्चर में इस पॉइंट ऑफ व्यू से गुफ्तगू नहीं की थी। उधर हमने इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ गुफ्तगू की थी, क्योंकि उस कोर्स में ये डोमेन में ये शामिल नहीं होता कि आप वहाँ पे स्टूडेंट के साथ ये आस्पेक्ट डिस्कस करें। इस कोर्स में आके फिर हम इम्प्लीमेंटेशन आस्पेक्ट डिस्कस नहीं करते क्योंकि वो डाटा स्ट्रक्चर में कवर हो चुके होते हैं। इस कोर्स में आके फिर हम स्टूडेंट्स के साथ एल्गोरिथमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें डिस्कस करते हैं, और उसकी इनके बुनियाद फिर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो एल्गोरिथम की जो है वो डिस्कस करना मकसूद होती है। एंड समटाइम्स हम फिर अगर ज़रूरत हो तो किसी एल्गोरिथम की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हम डिस्कस करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि क्या है। तो बहरहाल एल्गोरिथम तो जिनको पता है डाटा स्ट्रक्चर के नॉलेज से उस तो पता ही है, इसलिए मैं एल्गोरिथम को समझाने में ज़रा क्विक हो जाऊँगा, लेकिन फिर जब इसके हम वो जो ग्रीडी एल्गोरिथम्स का जो जहाँ नॉलेज अप्लाई होगा उस पर ज़रा हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो बाहर गए डेविड हॉफमैन साहब ने 1952 में एल्गोरिथम डेवलप किया था, एंड इट वाज अ मेथड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ मिनिमम रिडंडेंसी कोड्स एंड इट इज़ एप्लीकेबल टू मैनी फॉर्म्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। डाटा को आपने ट्रांसमिट करना है फ्रॉम जो है ना सेंडर से रिसीवर, ठीक है ना जी। एक सेंडर है, एक रिसीवर है, और आपने उसको कोई जनाब कोई एक ईमेल भेजनी है, कोई टेक्स्ट फाइल भेजनी है, तो यू बेसिकली ट्राई टू अवॉइड, आप चाहते हैं कि बैंडविड्थ ज़्यादा ना ले, ट्रैफिक कम होगी तो ज़्यादा सबका फ़ायदा होगा, रोड पे सब लोग अच्छी तरह ट्रैवल कर सकेंगे। सो यू वांट टू सेव योर बैंडविड्थ, ठीक है ना जी। तो उसके लिए फिर ज़ाहिर है तरीक़ेकार क्या होते हैं कि हम जो है ना कंप्रेशन की टेक्निक्स पढ़ते हैं, और फिर ये जो आपकी जो मुख्तलिफ कंप्रेस्ड फाइल होती हैं जैसे JPEG है, GPG वगैरह, इस तरह जिफ है, इस तरह। तो JPEG जो है ना ये याद रखिए, ये भी हॉफमैन के जो आइडिया है इससे बहुत मुतासिर है। JPEG के बैक एंड पे भी हॉफमैन की जो एल्गोरिथम का जो आइडिया है वो काफ़ी उससे उधार लिया हुआ है उसने, और उसी पे ही काम करके फिर JPEG को जो है वो जो है डिज़ाइन किया गया है। बहरहाल ये जो है काम करता है बेसिकली टेक्स्ट फाइल के ऊपर, कि टेक्स्ट फाइल्स को कैसे कंप्रेस करके सेंडर से रिसीवर को भेजा जाए। बहरहाल कैसे काम करता है वो हम देखते हैं। बहरहाल अब हम आ जाते हैं उसमें कि हम जब नॉर्मल अगर कोई डाटा भेजेंगे तो ज़ाहिर है हम उसको अगर आस्की में भेजेंगे तो आस्की कोड्स आपको पता है हमारे जितने भी कीबोर्ड्स के ऊपर लेटर्स होते हैं उसकी हम सब की आस्की वैल्यू होती है। और अगर हम उसकी जनाब मिसाल एक सेंडर है उससे हमने मिसाल एक फ़िक्रा भेजना है कि आई एम अ स्टूडेंट, तो ज़ाहिर है आई एम अ स्टूडेंट इसके अगेंस्ट हर लेटर के अगेंस्ट एक आस्की वैल्यू होगी और वो सेंडर से रिसीवर की तरफ जाएगी। और आस्की का मतलब ये होता है कि 8 बिट्स आप देंगे एक लेटर के अगेंस्ट जाएंगे। और फिर आपने नेटवर्क्स में पढ़ा होगा, जिन्होंने कोर्स पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो खैर पढ़ लेंगे कि ये खाली 8 बिट्स से नहीं होती, फिर आपके साथ में एक OSI लेयर होती है जिसमें आपके साथ फिर इसके साथ जो है ना ओवर हेड डेटा भी काफ़ी अटैच होता है, हेडर्स एंड ट्रेलर्स जो है ना वो अटैच होते हैं इसके साथ, और वो भी साथ जाते हैं। तो काफ़ी जो है ना ओवर हेड डेटा भी जाता है सेंडर के साथ, उसको पैकेज करता है इस तरह से कि वो नेटवर्क पे जो है ना ट्रैवल हो सके, और फिर यहाँ पे अनपैकेज्ड उसको किया जाता है।
या सम जो है ना टेक्नोलॉजीज में उसको हम कहते हैं कि जी मार्शल किया जाता है डाटा को और फिर उधर जाके उसको अनमार्शल किया जाता है और फिर जनाब वो अंडरस्टैंडेबल हो जाता है रिसीवर साइड में। तो बहरहाल अगर आस्की में जाएंगे तो ज़ाहिर है 8 बिट्स लेनी होंगी, लेकिन अब हम देखेंगे आगे आके कि हाफमैन साहब कहते हैं कि नहीं, मैं डाटा को जब भेजूंगा तो 8 बिट एक लेटर को अल्फ़ाबेट को देने के बजाय मैं उसको लेट से 4 बिट्स में भेजूंगा या 3 बिट्स में भेजूंगा या 2 बिट्स में भेजूंगा। तो ज़ाहिरी बात है अब आपकी डाटा ट्रांसमिशन जो होगी वो उसमें जो है ना कमी आ जाएगी, कम डाटा ट्रांसमिट होगा तो बैंडविड्थ कम यूज़ की जाएगी। तो इससे क्या होगा कि ट्रैफिक जो होगी वो कम हो जाएगी रोड पर और सबका भला होगा। अब बुनियादी एल्गोरिथम इसका क्या है, वो कहता ये है कि आई शुड स्कैन द टेक्स्ट जो आप भेजना चाहते हैं फर्स्ट, और उसको मैंने कंप्रेस भी करना है और उसकी अकरेंसेस ऑफ ऑल कैरेक्टर्स में नोट कर लूँगा। ठीक है जी, यानी ये बेसिकली यहाँ पे फ्रीक्वेंसी काउंट कह रहा है कि मैं करूँगा तमाम लेटर्स की कितनी दफ़ा आए हैं जो मैंने टेक्स्ट भेजना है। फिर मैं कहता है वो सॉर्ट कर लूँगा या कहता है मैं प्रायोरिटाइज कर लूँगा कैरेक्टर्स को बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अकरेंस इन द टेक्स्ट, यानी मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लूँगा, जो सबसे ज़्यादा लेटर आया है उसको सबसे पहले, फिर बाद में या असेंडिंग में कर लूँगा किसी एक ऑर्डर में मैं बेस्ड ऑन देयर फ्रीक्वेंसीज जो मैंने स्टेप 1 में निकाली होगी उस तरह से मैं इन लेटर्स को सॉर्ट कर लूँगा। फिर मैं कहता है एक बिल्ड हॉफमैन को ट्री बनाऊँगा। वो ट्री कैसे बनाऊँगा वो अभी मैं आपको समझा दूँगा आगे, और जिन्होंने पढ़ा है डाटा स्ट्रक्चर उनको कुछ याद भी होगा। और फिर उसके बाद मैं ट्रैवर्सल पे करूँगा, इस ट्री पे, ट्री ट्रैवर्सल के आपने मेथड्स बाइनरी ट्री पे पढ़े हैं, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर या लेवल ऑर्डर भी आपने पढ़ा होगा, और मैं फिर उससे कोड्स निकालूंगा, वो भी मैं आगे बताता हूँ कि वो कैसे होंगे। और फिर कहता है कि मैं स्कैन करूँगा टेक्स्ट अगेन एंड क्रिएट अ न्यू फाइल यूजिंग द हाफमैन कोड्स, यानी रिसीवर साइड पे मैं फिर इसको स्कैन करके वो एक्चुअल जो डाटा जो सेंडर ने भेजा था वो मैं रिसीवर पे जाके रिसीव कर लूँगा। ठीक है ना जी, तो ये है इसका पूरा एल्गोरिदम जो इसने इसमें एक्सप्लेन किया 5 स्टेप्स में। अब हम आते हैं कि जनाब ये इसकी प्रैक्टिकल एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक फ़िक्रा है मिसाल के तौर पे, एरी आई सीनियर ले की एक फ़िक्रा है, आपने ईमेल में लिखा है, सेंडर आप हैं, आप एक कज़न को ये ईमेल में ये फ़िक्रा यहाँ पे लिख के टाइप इन करके भेजना चाहते हैं, और कज़न आपका यूएस में बैठा है, आप पाकिस्तान में बैठे हैं, और ये फ़िक्रा आपने ईमेल में लिखा है, वो उसको वहाँ पे रिसीव होगा। तो अब वो कहता है कि मैं, हॉफमैन साहब कहते हैं कि मैं इसको, अगर आप इसको आस्की में करेंगे तो ज़ाहिरी बात है, वो कहता है ये बाल इस पर भी बात करते हैं, इसको उसके एल्गोरिदम के हिसाब से अगर देखेंगे तो कहता है कि वो पहला स्टेप एल्गोरिदम का क्या था, आपने देखा कि स्कैन करो सारे टेक्स्ट को, उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट निकालो। तो वो कहता है अब इसकी फ्रीक्वेंसी काउंट अगर आप निकालेंगे सबकी, तो पहले तो यूनिक लेटर्स आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो वो कहता है ये जो है ना वो यूनिक लेटर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। ये यूनिक लेटर मिल गए। फिर वो कहता है अगले स्टेप में, याद होगा आपको एल्गोरिथम में, कहता है कि मैं इन सब की फ्रीक्वेंसीज निकाल दूंगा सब लेटर्स की। तो आप देखें इन सब की फ्रीक्वेंसीज, हर लेटर की फ्रीक्वेंसी इसने निकाल के आपके सामने रख दी है स्क्रीन पे। अच्छा, अब इसमें देखिए, अब इसने थर्ड स्टेप में वहाँ कहा था कि मैं डेटा को फिर अकॉर्डिंग टू, यानी ये यूनिक लेटर्स आ गए ना जितने भी आपके उस फिक्रे में थे, और उसमें हर एक की फ्रीक्वेंसी काउंट हो गया, और अब उसमें इसको सॉर्ट उसने करना है। क्यों? क्योंकि सॉर्ट करके फिर वो आगे उसको ट्री में फेंकेगा। तो अब इसमें जो है वो सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंट डेटा है वो आपकी समझ आ गई कि ई आया है, और सबसे जो कम आया है वो जनाब डॉट आया है, के आया है, ये एक दफ़ा आए हैं, वाई आया है, एल आया है, ठीक है ना जी, आई आया है, इसी तरह ई आया है कैपिटल वगैरह वगैरह, और बाकी एस एन ए जो है वो 2 टाइम्स आए हैं, थोड़ी सी ज़्यादा आए हैं, और सबसे ज़्यादा फिर ई आया है स्मॉल, और द स्पेस दूसरे नंबर पे ज़्यादा है वगैरह वगैरह। अच्छा, अब वो कहता है बाइनरी ट्री में मैं कैसे बनाऊंगा। तो वो कहता है कि हमने शुरू में कहा कि ये बैक एंड इट्स एन एप्लीकेशन ऑफ बाइनरी ट्री एंड प्रायोरिटी क्यू। तो वो कहता है द लोअर द अकरेंस ऑफ द लेटर हायर द प्रायोरिटी इन द क्यू। अब वो कहता है कि ये जो आपने जो है ना फ्रीक्वेंसी काउंट निकाला है ना इन लेटर्स का, तो मैं अभी इन सबको इनकी फ्रीक्वेंसीज की बुनियाद पे प्रायोरिटी क्यू में फेंकूंगा, यानी इनकी प्रायोरिटी क्यू बनाऊंगा।
इसे हमने वहाँ पे जैसे हीप बनाते वक्त, तो प्रायोरिटी क्यू के बैक एंड पे अभी मैंने कहा कि हीप होती है ना बैक एंड पे, यानी ये कह ये रहा है कि ये इन लेटर्स का मैं बिल्ड हीप करूँगा इससे। और बिल्ड हीप का टाइम हमने कहा था ऑर्डर एन, हमने टाइट बाउंड इसका पहले पीछे निकाल के आए थे। बहरहाल ये जब मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड में डिस्कस करूँगा तो ये बातें वहाँ रिपीट करूँगा, लेकिन थोड़ा सा आपको याद दिलाने के लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो वो कह रहा है कि ये जब मैं इस तमाम यूनिक लेटर्स को हीप में फेंकूंगा, यानी ये डाटा तो आपको रैंडमली मिल गया ना, मतलब आपने एक एरे में ये फेंक दिया कि जनाब कैपिटल ई आया है 1 टाइम, इसी तरह फिर ई आया है 8 टाइम, इसी तरह फिर आर आया है 2 टाइम, तो ये तो कुछ सॉर्टेड तो नहीं है ना। लेकिन इसको 1 बाय 1 जब आप हीप बिल्ड हीप करेंगे, एरे पे हमने बिल्ड हीप किया था याद करें, तो इसने ऑर्डर एन टाइम लिया था, टाइट बाउंड इसका आया था। तो ज़ाहिर है वो जब आप इसको प्रायोरिटी क्यू में फेंकेंगे तो ये बिल्ड हीप हो जाएगा। जब ये बिल्ड हीप हो जाएगा तो अब आप गौर करें ये प्रायोरिटी क्यू बन गई है, और लीस्ट यानी जो लीस्ट वैल्यू जिनकी फ्रीक्वेंसी है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी है, तो ये प्रायोरिटी के सबसे शुरू में आ गए हैं, यानी क्यू के शुरू कतार में आ गए हैं। और जो फिर दरमियान वाली जिनकी प्रायोरिटी वैल्यूज़ हैं, यानी कि जो थोड़ा सा कम है, वो इधर आए हैं, और स्पेस उसके बाद आया, और सबसे जो लीस्ट प्रायोरिटी का ई है, जिसकी जो सबसे मोस्ट फ्रीक्वेंट है, उसको आपने क्यू में सबसे एंड में लगाया। लेकिन आपको पता है कि ये तो वैसे बज़ाहिर आपको एक क्यू नज़र आ रही है, ये वैसे वो जो आम क्यू आपने पढ़ी थी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व FCFS जो थी, ये उस तरह नजर आ रही है, लेकिन ये इसने वो जो पीछे प्रायोरिटी क्यू का तस्वर दिया उसकी बुनियाद पे बना के आपको तस्वीर में दिखाई है। एक्चुअली तो आपको पता है इसके बैक एंड पे हीप होगा, और हीप अगर ट्री होगी तो सबसे पहले अगर ई होगा तो वो रूट पर होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। फिर उसके नीचे अगर लेफ्ट चाइल्ड आई होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, उसके राइट चाइल्ड में जनाब वाई होगा और उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। फिर उसके लेफ्ट, क्योंकि CBT भी होती है ना, आपको पता है हीप इज़ अ CBT, कंप्लीट बाइनरी ट्री। फिर y के लेफ्ट में l होगा, उसकी भी 1 है। फिर उसके राइट में जनाब i के k होगा, उसकी भी 1 होगा। फिर y के लेफ्ट में k के बाद डॉट होगा, उसके जनाब 1 होगा। फिर उसके y के राइट में r होगा और उसकी फ्रीक्वेंसी 2 होगी, एंड सो ऑन। तो ये ट्री ऐसे बनेगी, ठीक है। तो ये अब आपकी हीप भी है, क्यों? क्योंकि एवरी, और ये मेन हीप है आपके पास अभी, ठीक है। और ये आपने बिल्ड हीप कर लिया है, यानी इसके बैक एंड पे, ये तो सिर्फ समझाने के लिए, बैक एंड पे यही चीज़ है चल रही है। अब आपने हीप बना ली, ठीक है जी। अब वो कहता है कि बैक एंड में आपने बिल्ड हीप तो कर लिया, लेकिन अब वो कहता है कि इसमें से दो को आप डिलीट करें। ज़ाहिर है आपको पता है कि हीप में आप डिलीट कहाँ से करते थे, हमेशा रूट से। और CPU स्केजुलिंग में भी आपको टीचर ने बताया होगा, जब प्रायोरिटी क्यू में से आप डिलीट करते हैं प्रायोरिटी स्केजुलिंग में, तो सबसे लीस्ट प्रायोरिटी यानी जो हाईएस्ट प्रायोरिटी का प्रोसेस होता है, जिसकी प्रायोरिटी वैल्यू सबसे कम होती है, तो वो हाईएस्ट प्रायोरिटी रूट पे बैठा होता है ना, तो वो रूट से निकलेगा और CPU शॉर्ट टर्म स्केजुलर उसको रनिंग स्टेट में लेके चलाना शुरू कर देगा। तो फिर नया बादशाह यहाँ से उठ के इधर आएगा, फिर नीचे से और उठ के आएंगे, तो फिर वो हीपिफाई चलता है ना, जो हमने पढ़ा भी था, और फिर ये CBT मेंटेन करेगा। तो उसकी कॉस्ट हीपिफाई की हमें पता है कि वो ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ n निकली थी, वो भी हमें पता है, क्योंकि हीपिफाई की कॉस्ट हम पीछे पढ़ा है, हमारा पुराना नॉलेज हमें डिक्टेट करता है कि एक डिलीट होने पे एक दफ़ा हीपिफाई चलेगा। जब आप यहाँ से 2 डिलीट मारेंगे, एक मिसाल ई और आई, तो 2 दफ़ा हीपिफाई चलाएंगे। 3 दफ़ा डिलीट मारेंगे यहाँ, तो 3 दफ़ा हीपिफाई चलेगा। तो अब ज़रा वो उसकी बात समझिए, वो कहता ये है अब आगे एल्गोरिथम कि मैं इसमें से 2 डिलीट मारूंगा इस हीप से, और उनसे मैं एक ट्री, तो 2 जब डिलीट मारूंगा तो आप ज़रा ई डिलीट होगा, ठीक है ना जी। तो ई डिलीट होगा विद 1 फ्रीक्वेंसी, और कहता है एक दूसरा डिलीट मारूंगा तो हीपिफाई 2 दफ़ा चलेगा और ये 1 इधर डिलीट हुआ। और फिर कहता है मैं एक नई ट्री जनरेट करूंगा जिसमें इनकी फ्रीक्वेंसीज का सम स्टोर करूंगा, जो कि क्या है 2 है, और वो 2 इनका रूट बना दूंगा, इन दोनों की फ्रीक्वेंसीज के सम से जो नया उसको रूट बना दूंगा, और ये नई फ्रीक्वेंसी को मैं इसमें इंसर्ट करूंगा इसी हीप में। तो अब मुझे बताएं, जब ये इसमें इंसर्ट होगा तो अकॉर्डिंग टू दिस न्यू वैल्यू ऑफ प्रायोरिटी ये 2 कहाँ जाके लगेगा? ये तो ज़ाहिर है इस जगह कहीं जाके लगेगा ना, या इससे इधर ये R से या लेफ्ट पे लगेगा, या ये A के और स्पेस के दरमियान लगेगा,
क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी वैल्यू लगेगा ना, क्योंकि तो प्रायोरिटी क्यों है, 1 1 वालों की हाईएस्ट प्रायोरिटी है तो ये शुरू में लगे हैं, 2 2 वालों की बाद में थी तो ये यहाँ लगे हैं, फिर 4 वालों की थी, फिर 8 की थी। तो जब ये नई ट्री बनेगी, यानी नई ट्री का रूट आप कहें एक्चुअली इंसर्ट आप करेंगे प्रायोरिटी क्यू में, क्योंकि जब रूट आपने इंसर्ट कर दिया प्रायोरिटी क्यू में तो सारी ट्री आपको मिल जाएगी ना नीचे। तो ये रूट अब कहाँ जाके इंसर्ट होगा, या यहाँ और या यहाँ। तो अब मेरा सवाल ये है कि ये कहाँ होगा इन दोनों जगहों में। तो आपको पता है कि जब प्रायोरिटी सेम हो जाती है, प्रायोरिटी स्केजुलिंग में आपने पढ़ा होगा, और फिर सेम प्रायोरिटी का प्रोसेस नया आता है तो फिर वहाँ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व चलता है। जब सेम प्रायोरिटी के दो प्रोसेसेस में झगड़ा आता है तो फिर सीपीयू स्केजुलर किसको स्केड्यूल करता है, जो पहले आया होता है। तो जाहिर बात है अब ये 2 2 वाले तो इससे पहले लग चुके हैं ना प्रायोरिटी क्यू में, लिहाजा नतीजतन ये वाला 2 अब यहाँ लगेगा। तो अब आप अगली डायग्राम में देखें, ये अंग्रेजी आप पढ़ लें कि जो ना प्रायोरिटी क्यू में कंटेन 2 और मोर नोड, तो फिर क्रिएट न्यू नोड करो, डी क्यू नोड करो, फिर डी क्यू को ये करो फ्रीक्वेंसी और उसका सम कर दो, और जनाब वो सम जो है ना उससे फिर नया वो बना दो और वो उसको दोबारा ऐड कर दो। तो ये कहानी सुने। ई इसने आई दो जो है ना डी क्यू जो क्या है प्रायोरिटी क्यू से डिलीट किए, जो है ना रूट से, यानी दो, और वो जो भी आए यहाँ से डिलीट होके दोनों आए तो उनका सम यहाँ पे लिया, और अब इसको दोबारा डालेगा वो यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के तहत तो ये पहले लग चुके हैं तो अब ये यहाँ लगेगा। तो ये दोबारा नई ट्री जो बनेगी तो ये यहाँ आके लग गया। अब दोबारा आप जब इसी प्रायोरिटी क्यू से जो रूट पे होगा वाई उसको डिलीट करेंगे, और फिर नया जो रूट पे आएगा एल फिर डिलीट करेंगे, और उसके सम को, उनकी फ्रीक्वेंसीज के सम को लेके दोबारा आप इस ट्री में इसको इंसर्ट करेंगे, यानी इस हीप में इंसर्ट करेंगे। बेसिकली ये प्रायोरिटी क्यू है तो ये हीप है ना, तो जब न्यू इंसर्शन करेंगे तो आपको पता है एक हीपिफाई हर इंसर्शन पे चलेगा, और डिलीट पे भी हीपिफाई चलता है। तो इसको आप समझ इस तरह से सकते हैं कि जब भी कोई डिलीट होता है तो हीपिफाई भी चलता है, और जब भी कोई इंसर्शन होती है तो भी हीपिफाई चलता है। और वो आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ एन कॉस्ट हमारी लीपिफाई की होती है, ठीक है। अच्छा, अब ये प्रोसेस इस तरह से मैं चलाता जाता हूँ आपके सामने क्विकली। तो ये इस तरह 2 आया, इन दोनों का सम हुआ, वो यहाँ आके लग गया। अब आर एस निकलेंगे और उनका सम आएगा, वो यहाँ लिखेंगे। इस तरह फिर एन ए अभी 2 आपने जो है ना डिलीट किए हीप से, और वो यहाँ आके यहाँ लगे। फिर जनाब अब क्या होगा, अब ये 2 ट्रीज़ हैं जिनके रूट्स आपके हीप में पड़े हैं, रूट पॉइंटर्स के एड्रेस। अब ये दोनों हीप से जब निकलेंगे तो 2 ट्रीज़ बेसिकली एक किस्म की आप समझेंगे निकली, उनका 2 ट्रीज़ के रूट्स का जो सम है उनके डाटा का, वो नया ट्री बना, और वो सम आके अब यहाँ लगेगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के तहत इन दोनों के बाद उसको लगना चाहिए, क्योंकि इनकी प्रायोरिटी सेम हो गई हैं, बिकॉज दे आर हैविंग नाउ सेम प्रायोरिटीज़, बट फर्स्ट सम फर्स्ट सर्व के तहत इसको पहले है इसको, और उसके बाद इसको आना चाहिए क्यू में, क्योंकि प्रायोरिटी क्यू है। और इसके बाद स्पेस और ये 2 आएगा, इनका सम आएगा तो ये यहाँ लगेगा। अच्छा, अब यहाँ रुक के मैं एक सवाल उठा रहा हूँ कि हो क्या रहा है ये, व्हाट इज हैपनिंग टू द कैरेक्टर्स ऑफ विद द लो नंबर ऑफ अकरेंसेस, यानी उन लेटर्स के साथ इसमें क्या हो रहा है। ये जो लेटर्स यहाँ आपको हिस्ट्री में नजर आ रहा है जिनकी फ्रीक्वेंसी कम है, हाँ जी, कोई एक बंदा बताए कि यहाँ पे आपको क्या फील हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली। यानी जो लीस्ट फ्रीक्वेंट हैं लेटर्स जिनकी फ्रीक्वेंसी कम आई है, वो जो इस ट्री में बनते बनते जाके इस हीप में लग रहे हैं, नई नई ट्रीज बन के, तो इवेंचुअली क्या होने जा रहा है उनके साथ। लीफ पे सर वो अटैच हो रहे हैं। नहीं, लीफ तो सारे बन रहे हैं, देखें लीफ तो ये भी बन रहा है, ये भी लीफ है ना इस ट्री के, आर एस, ये अपने ट्री के लीव्स हैं, ये अपने ट्री के लीव्स हैं, ये भी लीव्स हैं, ये भी लीफ। अगर आप गौर करें ना एक सवाल, ये देखें, ये जो कम फ्रीक्वेंट है ना, जितने जिनकी फ्रीक्वेंसी कम है, जैसे 1 1 1, ये अपने ट्री के रूट से दूर होते जा रहे हैं, और जितना लीस्ट फ्रीक्वेंट है वो अपने रूट के करीब है, ये 8, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक है ना जी। यानी ये 2-3 स्टेप दूर हैं, 2 वाले 1 स्टेप या 2 स्टेप हैं, और ये तो बिल्कुल ही 0 स्टेप समझे दूर है।
यानी अब आप आस्ता आस्ता ज़रा ये बात को नोटिस करें, ये मैं बाद में इस बात को कैश करूँगा जब मैं ग्रीडी एल्गोरिथम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को समझाऊंगा। यानी गौर आप करें कि जो जितना लीस्ट फ्रीक्वेंट है वो अपने ट्री में डीप जा रहा है, मोर डीप होते जा रहा है, और जो मोस्ट फ्रीक्वेंट है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वो ट्री में आप देखेंगे रूट के जो इवेंचुअली एक ट्री का रूट बनेगा इन सब से, अब एक वो ट्री के रूट के करीब होगा। अब ये क्या इंश्योर करेगा ये अब हम देखते हैं। अच्छा जी, अब ये आया, इसके बाद ये दोनों, तो इसका ये सम बना, ये यहाँ आया। अब आपके पास इस हीप से ये दो ट्रीज के रूट डिलीट होंगे, यहाँ पे इन दोनों का सम आएगा 10, और 10 जो है वो आप इन जो है ना इसको यहाँ डालेंगे, फिर 8 दो निकलेंगे, उनका 16 आएगा, वो यहाँ लगेगा, और फाइनली 16 और 10 26। तो अब अगर आप गौर करें तो जितना एक लेटर लीस्ट फ्रीक्वेंट है वो इतना रूट से दूर है, और जितना मोस्ट फ्रीक्वेंट है उतना रूट के करीब है। ठीक है ना, ये देख रहे हैं आप। और जितना दरमियाना है तो उतना दरमियाने हद तक दूर है, यानी स्पेस 4 दर्जे तो वो उतना है। ठीक है ना जी। तो ये इससे एक बात हमें समझ आई कि कल को अब जब हॉफमैन साहब इससे एक अपनी कोडिंग स्कीम बनाएंगे ना, अब इस ट्री को वो क्यों बना रहा है कि इससे अपनी एक कोडिंग स्कीम वो बनाएगा। ठीक है, वो तो मैं बाद में बताता हूँ कैसे बनाएगा। लेकिन आस्की भी जिसने बनाया तो उसने भी तो अपनी एक कोडिंग स्कीम दी थी ना कि आप इसको यूज़ करके आपस में डाटा ट्रांसफ़र किया करें। सेंडर के पास भी आस्की कोड्स होते हैं और रिसीवर के पास भी होते हैं आस्की कोड्स होते हैं, तो दोनों के पास आस्की होते हैं। तो जब बिट स्ट्रीम आप भेजते हैं ना, यहाँ से 0 1 1 0 की कोई स्ट्रीम भेजते हैं, तो रिसीवर को जब वो बिट स्ट्रीम मिलती है तो वो समझ जाता है, वो बिट स्ट्रीम को रीड करता है 1 बाय 1 और आस्की की टेबल से अपने मैच कर लेता है, तो उसको समझ आ जाती है कि अच्छा रिसीवर ने क्या भेजा है। क्योंकि एक्चुअली तो केबल्स पे या मशीन्स तो 0 1s को समझती हैं ना, वो तो आपकी अंग्रेज़ी नहीं समझ रही होती या आपने क्या लेटर्स भेजे हैं, तो ज़ाहिर है आस्की कोड टेबल से फिर वो समझ आ जाती है उनको कि ये आपने एक्चुअली भेजा क्या था। तो ये जो हॉफमैन साहब हैं ये इस ट्री को यूज़ करके कोडिंग स्कीम बनाएंगे। अब वो कोडिंग स्कीम उनको क्या फ़ायदे देंगे ये अभी आपको समझ आएगी कि ज़्यादा जो डीप है, ठीक है, जो लीस्ट फ्रीक्वेंट है उसका कोड बनेगा ज़रा बड़ा, और जो मोस्ट फ्रीक्वेंट है यानी ई 8 दफ़ा आपको ट्रेवल करवाना पड़ेगा ना उस फिक्रे में, सेंडर से रिसीवर को ई 8 दफ़ा जाएगा आपका, तो उसका कोड होगा छोटा, और वो क्या होगा, वो 1 होगा राइट जाने के लिए 1 और लेफ्ट जाने के लिए 0, उसका कोड होगा 1 0। अब 1 0 जब 8 दफ़ा जाएगा तो 16 बिट्स जाएंगी सिर्फ, लेकिन 1 0 अगर आप आस्की से भेजेंगे, सॉरी ई को आप आस्की से 8 दफ़ा भेजेंगे तो 8 × 8 64 बिट्स जाएंगी। अब समझ आइए बड़ा फ़र्क बनेगा इससे, 16 बिट्स और 64 बिट्स। तो ये बात अभी आपको जहन में क्लियर है, कंप्रेशन ये कैसे कर लेता है आगे, तो ये बात थोड़ी अभी समझ आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये आपकी ट्री बन गई। अब ये वो असल में फ़िक्रा था आपके जिसकी बुनियाद पे आपने ये ट्री बनाई। इसमें 26 लेटर थे टोटल इस फिक्रे में, ठीक है ना जी। तो ये फ्रीक्वेंसी काउंट यहाँ आना चाहिए टोटल, कि टोटल इसमें कितने लेटर्स थे, और हर एक लेटर की फ्रीक्वेंसी आपको लीव्स पे मिलेगी कि ये कितनी दफ़ा हैं, ये आपको सिर्फ लीव्स पे मिलेगा। ठीक है, और जो जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंट है वो देखें रूट के करीब होगा उतना ही, और जो जितना लीस्ट फ्रीक्वेंट है वो उतना दूर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें अब देखें इसके साथ। अब वो कहता ये है कि जिस तरह आस्की का कोड होते हैं तो इससे कोड कैसे निकालेगा वो, यानी इस लेटर के इस फिक्रे के कोड्स कैसे फिर वो निकालेगा कि क्या कोड बनेंगे। तो वो कहता ये है कि जनाब आप अगर लेफ़्ट ट्री ट्रेवर्सल ये करेंगे ना, अब इस पे कोड चलाएंगे, यानी आप जब भी इस ट्री को ट्रेवर्स करेंगे, आई का मुझे कोड निकाल के आपने निकालना होगा, तो रूट से चलेंगे ना, ट्रेवर्स करके आई लीफ तक आएंगे, तो देयर इज़ ऑलवेज अ यूनिक पाथ फ्रॉम रूट ऑफ द ट्री टू एनी लीफ। तो ज़ाहिर है वो ट्रेवर्सल करके जब आई तक आएगा तो यूनिक पाथ से उसको एक यूनिक कोड मिल जाएगा। और वो कैसे मिलेगा कि आप अगर लेफ्ट गए हैं ट्रेवर्सल में तो 0 इनकाउंटर करें, इसका मतलब है आपके जहन में लिखें, कहीं नोट करें, और अगर ट्रेवर्सल में आप राइट गए हैं तो आप अपने पास 1 ही इनकाउंटर करें। तो ये बाइनरी कोड आपके बन जाएंगे खुद ब खुद। यानी मैं लिख देता हूँ यहाँ कि लेफ़्ट जाने का मतलब 0, राइट का मतलब 1 0 1
01 01 01, ये 01 01। अब आपको हर एक लेटर लीफ का यूनिकोड मिल जाएगा आपको खुद ब खुद। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताएं ए का क्या कोड है, ए का कोड आपको कहेंगे 1 1 1 1। ए का कोड आपका निकला 1 1 1 1 ए, क्योंकि वो राइट 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 4 दफ़ा जाएंगे। अगर मैं ई का कोड आपसे पूछूंगा तो वो आप एक राइट पे गए और एक लेफ्ट आए, तो ई का कोड आपको 1 0 मिला। इसी तरह मैं आपसे आई का कोड पूछूंगा तो वो होगा 0 0 0 1, 3 zeros और ये 1। ये किसका कोड हुआ? ये आई का। तो अब इसी तरह अगर आप चलेंगे तो ये कोड्स आपके निकल आए। ई का कोड 1 0, अब आपको समझ आ रहा है कि क्यों है, ठीक है ना जी, क्योंकि 1 और 0। इसी तरह जनाब आपको ए का 111 4 दफ़ा 1 क्यों मिल रहा है वो आपको समझ आ गया, 1 1 1 1। तो ये इसने अपनी, देखें हॉफमैन साहब ने एक अपनी जनाब एक कोडिंग स्कीम डेवलप कर ली, और इसमें देखें कि मैक्सिमम कोड की लेंथ कितनी है, 4 बिट्स। कोई भी कोड लेंथ उठा लें किसी भी लेटर की, जो इसमें आपके वो जो फ़िक्रा है जो जिससे आपने ट्री बनाई है, उसकी किसी भी लेटर की आप जो ना कोड निकालेंगे तो कितना मैक्सिमम 4 बिट का। तो आप मुझे बताएं, आपने अगर सेंडर को बिट्स जो फिक्रा भेजा है उसकी सारी बिट स्ट्रीम 1 1 0 1 0 1 ये बिट स्ट्रीम भेज दें सारी, और साथ में ये कोड का ये टेबल भेज दें, तो मेरा ख्याल नहीं है कि वो वहाँ पे रिट्रीव कर लेगा कि आपने एक्चुअली क्या भेजा था, ये लेटर और ये कोड का टेबल और वो एक्चुअली बिट स्ट्रीम, ये 3 चीज़ें भेज देंगे तो रिसीवर को समझ आ जाएगी ना कि आपने क्या भेजा है, ठीक है। और या ये कि मैं अब अगर आप थोड़ा सा वो समझ चुके हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप पढ़ चुके हैं थोड़ा सा, मैं उसकी टेक्निकल ज़बान यूज़ अगर करूँ कि आपका एक है सेंडर, ठीक है, एक सेंडर का प्रोसेस होता है ना, एक रिसीवर है, एक रिसीवर का प्रोसेस है, ठीक है। आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन पढ़ी है, आईपीसी जिसे आप कहते हैं। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन आपको पता है 2 तरीक़ों से होती है, बुनियादी जो आपने किताब में या टीचर ने आपको बताई होगी, 2 बेसिक मेथड्स हैं उसके। वो 2 मेथड्स मैं नीचे लिख देता हूँ। एक आपने पढ़ा होगा मैसेज पासिंग, MSG पासिंग, और दूसरा आपने पढ़ा होगा शेयर्ड मेमोरी, ठीक है। आपको फिर टीचर ने बताया होगा कि दोनों इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कुछ उसने थोड़ी सी डिटेल शायद दी होगी कि मैसेज पासिंग यूजिंग कर्नल स्पेस होती है, ठीक है ना जी, और शेयर्ड मेमोरी यूजिंग यूज़र स्पेस होती है, एक फ़र्क। दूसरे है कि ये मैसेज पासिंग यूजुअली जब आपने ऐसा डेटा शेयर करना हो जो कि छोटा हो, यानी लेस डाटा के लिए आप यूजुअली ये करते हैं, क्योंकि कर्नल में इतनी जगह नहीं होती आपको देने के लिए। और अगर बहुत ह्यूज डेटा आपने शेयर करना हो 2 प्रोसेस में, तो फिर यूजुअली आप ह्यूज डेटा के लिए इस मॉडल पे जाते हैं, शेयर्ड मेमोरी के मॉडल पे। आप कोई यूज़र एरिया में आपस में तय कर लेते हैं कि ये एरिया है, ऑपरेटिंग सिस्टम की नहीं इजाज़त से, कि ये एक शेयर्ड स्पेस है जिस पे हम दोनों राज़ी हैं और हम दोनों इसको एक्सेस करेंगे। एक उस पर राइटिंग करेगा, एक रीडिंग करेगा, या मैं कभी रीडिंग करूँगा आप राइट करेंगे, कि या कभी आप राइटिंग करेंगे मैं रीडिंग करूँगा, इस तरह। तो ये 2 चीज़ें होती हैं। तो अब इस सिनेरियो में अगर हम देखें कि मिसाल के तौर पे यही फ़िक्रा जो मैंने मिसाल दी कि आपने सेंडर ने ये फ़िक्रा भेजना है इस कम्युनिकेशन के ज़रिए, किसको भेजना है, अपने एज अ प्रोसेस कज़न को उसने ईमेल लिख के एज अ प्रोसेस ये इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन करवानी है, ये फ़िक्रा भेजना है। अब आस्की के साथ अगर वो भेजेगा तो आस्की के ज़रिए तो ये तो 26 ज़रबे 8 लेटर, ये 26 ज़रबे 8 इक्वल टू कितने बिट्स आएंगे अगली स्लाइड पे हम देख लेते हैं। 26 ज़रबे 8, 26 लेटर हैं तो ये 208 बिट्स लगेंगी। और अभी आपने देखा है कि आपने ये 4 लेंथ की बिट्स
नई स्कीम में बनाई हैं, 4 से लेंथ की किसी भी ज़्यादा नहीं है, बल्कि बाज़ों की 3 है और बाजी की 2 हैं। इस बात पे भी मैं अभी बाद में आता हूँ। तो 4 अगर हम कर लें 50% तो रिडक्शन हो गई ना। अगर 26 इंटू 4 कर लेंगे तो आपने यानी 50% ऑफ द बैंडविड्थ तो बचाई, यानी 50% तो आपकी कंप्रेशन होगी होगी, ये तो मान गए आप। ठीक है ना जी, इस स्कीम के तहत अगर आपने ये कोडिंग स्कीम इस्तेमाल की। लेकिन अब इसमें चक्कर क्या है, आपने मुझे ये बताएं कि सेंडर को क्या भिजवाना, सेंडर ने क्या भिजवाना होगा रिसीवर को। एक तो ये बिट स्ट्रीम सारी, ये नीचे जो है, क्योंकि इस फिक्रे के अगेंस्ट ये बिट स्ट्रीम वो भिजवाएगा, ये लेटर ऐसे नहीं रीड होंगे वहाँ। और साथ ही वो ये कोड का टेबल भी और ये कैरेक्टर साथ में कि ये ई का कोड ये भी भिजवाएगा। वो क्यों? क्योंकि जब रिसीवर पे जब ये उसको बिट स्ट्रीम मिलेगी तो वो लेफ्ट टू राइट जब इसको रीड करेगा, पहला जीरो, और से अब सुने, तो पहला जीरो जब वो इस टेबल में देखेगा तो पहला जीरो तो उसको ये इन तमाम लेटर्स में मिलेगा, ये ई आई वाई एल के डॉट में। तो कहेगा कि यार ये तो पता नहीं कौन सा है, कहेगा चलो जरा आगे चलो, लेफ्ट टू राइट रीडिंग करेगा, अगला जीरो मिलेगा। तो पहले 2 जीरो जब उसको देखेगा तो थोड़ी सी उसकी सर्च स्पेस तंग हो जाएगी, कहेगा पहले 2 जीरो तो सिर्फ इसमें आते हैं, ये देख रहे हैं आप। अच्छा, अब जब तीसरा जीरो वो रीड करेगा रिसीवर इस बिट स्ट्रीम जो उसको मिली है, तो अब वो कहेगा हाँ अब ये या ई है या आई इसने भेजा है। क्यों? क्योंकि पहले 3 जीरो तो टेबल में सिर्फ इसके आते हैं, समझ रहे हैं आप। और जो ही वो चौथा जीरो मिलेगा तो अब उसको समझ आ जाएगी कि ओहो चौथा जीरो तो 4 शुरू जीरो तो सिर्फ इस कोड में मिलते हैं मुझे। उस टेबल में पूरे में आप चले जाएं 4 जीरो, तो आस्ता आस्ता उसकी यानी एक एक बिट रीड होने पे उसकी सर्च स्पेस क्या हो रही है, तंग हो रही है, वो एग्जैक्ट कोड पे पहुंच जाएगा। तो पहले 4 बिट रीड करने पे उसको समझ आ जाएगी कि आपने मुझे ये कैपिटल ई भेजा है पहला लेटर। ठीक है जी। अच्छा, अब जब वो यहाँ पे वो रीड कर लिया उसने, तो अब वो क्या करेगा कि अब फिर ट्रैवर्सल शुरू करेगा शुरू से, अगला 1 मिलेगा। तो 1 मिलने के लिए सारे कोड्स के शुरू में जिन जिन के 1 आया है तो उसमें वो देखेगा कि ये सारे 1 हैं जिनके शुरू में वो ERSNA। अब जो ही अगला 0 लिखेगा वो, तो वो कहेगा 0 तो सिर्फ स्मॉल ई के शुरू में, क्योंकि बाकी सब के शुरू में तो 1 1 है। तो कहेगा अच्छा इसने जो है ना अगला लेटर मुझे ई भेजा है, स्मॉल ई। ये देखें, इस तरह से चलते चलते जब वो इस बिट स्ट्रीम को पास करेगा ना इस लेटर कोड्स पर से इस कोड स्कीम पे, तो ये वो रिट्रीव कर लेगा कि एक्चुअली मेरे कज़न ने मुझे क्या फिक्रा भेजा था। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि अगर आप अपने रिसीवर के साथ ये बिट स्ट्रीम शेयर कर लें और साथ ये कोड का टेबल या शेयर कर लें यूजिंग शेयर्ड मेमोरी जो आपने इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में पढ़ी है, या यूजिंग मैसेज पासिंग, उस तरह से शेयर कर लें। और या अगर कोड भी आखिर कहाँ से जनरेट हुए हैं, सेंडर ने ये कोड कैसे बनाए हैं, इस ट्री के जरिए बनाए हैं ना। तो दूसरे लफ्जों में मैं अगर ये कहूं कि या आप रिसीवर के साथ ये ट्री शेयर कर लें, पूरा ट्री डाटा स्ट्रक्चर अपना शेयर कर लें यूजिंग MP मैसेज पासिंग या यूजिंग शेयर्ड मेमोरी। और पूरा ट्री शेयर करने का क्या मतलब है कि अगर आप उसके ट्री का रूट पॉइंटर शेयर कर लेते हैं रिसीवर के साथ कि वो मेमोरी में कहाँ उसका एड्रेस है, तो मुझे बताएं एक पॉइंटर का एड्रेस शेयर करने से पूरी ट्री उसको नहीं मिल जाएगी, ट्रैवर्सल कर लेगा कि नहीं? मुझे आप बताएं ना, हैंडल क्या होता है किसी डाटा स्ट्रक्चर का। आप मुझे लिंक लिस्ट का हेड का पॉइंटर दे दें तो मैं लिंक लिस्ट की किसी भी नोड पे पहुंच सकता हूं। आप मुझे स्टैक का टॉप का पॉइंटर का एड्रेस दे दें तो मैं कहीं भी पहुंच सकता हूं। तो इसीलिए अगर आप शेयर्ड मेमोरी में मुझे ट्री रखवा देते हैं, एक सेंडर रखवा देता है और रिसीवर को मैं ट्री का रूट का पॉइंटर शेयर कर दूं, तो फिर वो ट्री ट्रैवर्सल करके वो ये सारे कोड निकाल सकता है हर लेटर के ट्रैवर्सल कर करके ये जो लीफ पे पहुंचे हैं। बस ये तो आपकी डाटा स्ट्रक्चर लेवल की डिटेल्स है, उसमें मैं नहीं जाता। सिर्फ अगर आपका दिमाग जाना अगर बहुत डीप जाना चाह रहा है तो मैं सिर्फ इस वजह से थोड़ी सी डीप डिटेल्स में जा रहा हूँ। तो बार कैफ कहने का मकसद ये है कि आप इन दोनों, अभी इसको मैं ज़रा साफ कर देता हूँ बोर्ड को, तो दोनों जो स्लाइड्स जो डिटेल मैंने दी है इसका कहने का मकसद ये है कि अगर सेंडर के पास ये ट्री हो, ट्री बना ले, यानी वो कोडिंग स्कीम से ये ट्री डिज़ाइन कर ले
और उससे फिर ये कोड्स का टेबल बना ले, तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी रिसीवर के साथ वो शेयर कर ले विद दिस बिट स्ट्रीम एक्चुअल, ये जो एक्चुअली इस फिक्रे की जो बिट स्ट्रीम है वो ये है, ये शेयर कर ले, और दूसरा डब्बा ये शेयर कर ले, या इसकी जगह वो ट्री शेयर कर दे, एक ही बात है। तो बस फिर रिसीवर के पास क्या है, वो उसके साथ जो है ना उसको लेके वो रिट्रीव कर सकता है कि एक्चुअली मुझे सेंडर ने ये फिक्रा भेजा था, वो रिट्रीव कर सकता है। और 50% तो रिडक्शन आपको नज़र आ ही गई, क्योंकि ये आस्की के मुकाबले में ये जो है ना 4 बिट के कोड्स वाली स्कीम है। अच्छा, अब मैं अगली आर्गूमेंट जो है डिबेट शुरू करता हूँ कि 50 से भी मेरा क्लेम है कि ये ज़्यादा रिडक्शन होगी, यानी 50 से भी सेंडिंग। अब वो अगली स्लाइड में वो यही डिबेट कर रहा है। वो क्यों? वो कह ये रहा है कि हम जो है ना एक्चुअली अगर आधा रिडक्शन करेंगे तो 104 बिट्स लगेंगी, एक्चुअली तो 208 बिट्स लगनी थी अगर आप आस्की से करते, और अब आधा करते हैं तो 104। लेकिन वो कहता है नहीं, लगी एक्चुअली 73 बिट्स हैं, ये अगर आप गिन लेंगे ना तो ये 73 बिट्स हैं, तो ये मजीद रिडक्शन क्यों हुई है। अच्छा, अब आपको यहाँ अब मैं आस्ता आस्ता वो ग्रीडी एल्गोरिथम्स वाली बात पे लाता हूँ। देखें, इधर वो ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी आपको नजर आएगी थोड़ी सी, कि आपने जो ट्री बनाई थी ना, वो जो थोड़ी देर मैंने पहले आपको अब वहाँ कहा था, उस जगह तस्वीर में जहाँ मैंने आपसे एक बात पूछी थी कि हाँ इधर कि जहाँ आपसे मैंने एक सवाल पूछा कि ये हो क्या रहा है ये उन लोगों के साथ, ये जो बहुत जिनकी फ्रीक्वेंसी कम है, यानी लो नंबर ऑफ अकरेंस जिसकी है, उनके साथ क्या हो रहा है, उनको आप बहुत डीप लगा रहे हैं ना ट्री में, और इवेंचुअली जो ये ट्री बनी तो वो क्या हुआ, उन सब से जो बेचारे जो वो हैं कम फ्रीक्वेंट है वो सबसे दूर हैं, यानी ये एक दफ़ा ट्रेवल होंगे ना लेटर्स, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी एक है, लेकिन इनके कोड लेंथ सबसे बड़ी होगी, लेकिन जो मोस्ट फ्रीक्वेंट है उनका कोड सबसे छोटा होगा। तो आपकी ग्रीडीनेस का तकाजा यही है ना कि आप चाहते यही है ना, सेंडर यही चाहता है ना कि जो लेटर सेंडर से रिसीवर बहुत ज़्यादा ट्रेवल करे उसका कोड लेंथ छोटे से छोटा हो, और जो कम ट्रेवल करता है उसका कोड लेंथ बेशक बड़ा हो जाए, क्योंकि वो तो जाना ही उसने 1 या 2 दफ़ा है। तो आपकी ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी यहाँ आपकी काम कर गई, यानी आपके बैक एंड पे ये जो प्रायोरिटी क्यू का जो आपने एल्गोरिथम लगाया ना, वो आपकी ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी के साथ हम आहंग है पूरा, यानी आपकी ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी के साथ वो साथ दे रहा है आपका। और अब आपको प्रायोरिटी क्यू भी समझ आ रही है कि आपने जो प्रायोरिटी क्यू में जो है, अब आपको प्रायोरिटी क्यू में ये बात समझ आएगी कि प्रायोरिटी क्यू में उसने पहले इनको क्यों डाला है, छोटों को, इनको हाईएस्ट प्रायोरिटी क्यों बनाया है और इनको लीस्ट प्रायोरिटी क्यों में रखा है मोस्ट फ्रीक्वेंट को। वजह क्या है, जब ये यहाँ से निकलेंगे और ये पहले इनका सम जाके आप इसमें लगाएंगे तो ये पहले ट्री के जना लीफ बनेंगे। तो मुझे बताएं कि जब आस्ता आस्ता आप इनको डालेंगे तो ये तो ज़्यादा दूर होना शुरू हो जाएंगे ना, ये आस्ता आस्ता ट्री में जब लगेंगे तो ये खुद ब खुद जो पहले यहाँ से निकलेगा वो ज़्यादा ट्री में डीप जाएगा, होता चला जाएगा, और जो आखिर में निकलेगा वो रूट के साथ करीब जुड़ेगा। तो आप ज़रा देख रहे हैं अब ई जो है ना, आप देखें ये स्मॉल ई 8 जो है, ये इस तस्वीर में देखें, इस पे सिर्फ नज़र रखें अब इस सिमुलेशन में, ये ई जो है ना ये जो है ना ये अब आखिर में जुड़ेगा। आखिर में जुड़ने का मतलब ये है कि ये ई जो है ना ये आखिर में जब लगेगा ना इस डायग्राम में तो ये इसका कोड ऑटोमेटिकली छोटा बनेगा, और आप चाहते भी यही हैं। आपकी ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी यही आपको डिक्टेट करती है कि इसका कोड सबसे क्या बने, छोटा छोटा बने, क्योंकि इसने 8 दफ़ा ट्रेवल होना है सेंडर से रिसीवर की तरफ। तो अब ये देखें ये जो है ना जब इवेंचुअली ये लगेगा तो ये देखें अब तक ये नहीं लगा था, अब कहीं जाके ये इसकी 8 और ई इसकी कॉम्बिनेशन बनेगा, और अब फाइनली जाके ये लगा, और फिर ये देखें इस जो है फाइनली इस स्लाइड में आके जो है जब ये जुड़ा है तो अब ये देखें ना ये कितना करीब जुड़ा है जाके रूट के साथ, और इसका कोड सिर्फ है 1 और 0, क्योंकि इसने 8 दफ़ा जाना है। तो 8 ज़रबे 2, क्योंकि 2 बिट का कोड है, 16 इसकी बिट्स टोटल ट्रैवल करेंगी इस ई की 8 दफ़ा जाने की बुनियाद पे, और इसकी जो है ना 1 दफ़ा जाने पे जो है ना 4 बिट्स होंगी, 1 दफ़ा ये जाएगा ज़रबे 4 बिट्स। तो ये आपकी जो ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी है उसके साथ ये एल्गोरिथम पूरा मान होंगे। नतीजा क्या निकला कि अब तक की जो स्टडी हमने इस एल्गोरिथम पे की है उसमें हमें ग्रीडी एल्गोरिथम की वो पहली खसलत ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी वो हमें मिल गई है अब तक।
ठीक है ना जी। लेकिन अब हमने वो दूसरी तलाश करनी है कि आया इसमें ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर भी है कि नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क है। अब हमने उसकी ऊपर बहस करनी है बकिया लेक्चर में कि वो भी इसमें है कि नहीं है, और वो ढूंढने के बाद हम फिर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे बात करेंगे, और टाइम रनिंग टाइम निकालने के बाद हम इसको कंक्लूड करेंगे कि हाँ वाकई ये ग्रीडी एल्गोरिदम था या है। ठीक है, अब आ जाए जी इस डिबेट को ख़त्म करने के बाद, ये यहाँ तक जो हम आ गए, अब आ जाए आगे डिकोडिंग। अच्छा, अब यहाँ पे वही सवाल जो मैंने कर दिया कि हाउ डज द रिसीवर नो दैट द कोड्स आर, तो मैंने अभी समझा दिया कि आपने जो ट्री बनाई है फॉर ईच टेक्स्ट फाइल, क्योंकि ये तो रन टाइम पे बनेगी ना ये ट्री आपकी, क्योंकि आपके फिक्रे पे डिपेंड करेगा कि उसमें ई कितनी दफ़ा आया है, एम कितनी दफ़ा आया है, तो हर दफ़ा ज़्यादा आपकी ट्री जो होगी ना वो रन टाइम पे बनेगी। तो ये ट्री आपको शेयर करनी पड़ेगी रिसीवर के साथ यूजिंग मैसेज पासिंग और शेयर्ड मेमोरी। और डेटा कंप्रेशन इज बिट बेस्ड वर्सेस बाइट बेस्ड। अब डाटा कंप्रेशन आपकी बिट बेस्ड है, बाइट बेस्ड नहीं है, क्योंकि आस्की में तो आप पूरा बाइट शेयर करेंगे, बाइट से कम की बात नहीं होती आस्की में। ठीक है, और यहाँ पे बिट लेवल पे काम होगा, क्योंकि ज़ाहिर है बाज़ों के लिए आपके 2 बिट का कोड है, बाज़ों के लिए आपका 3 बिट का कोड है, बाज़ों के लिए आपके 4 बिट का कोड है, बाज़ों के लिए 5 का भी बन सकता है आगे जाके अगर ज़्यादा लेटर्स होंगे वगैरह वगैरह। तो रिसीवर को कैसे पता चलता है, वो आपको पता है कि वंस रिसीवर हैज़ द ट्री यूजिंग मैसेज पासिंग और शेयर्ड मेमोरी, तो वो इससे जो है ना इनकमिंग बिट जो जो होंगी स्ट्रीम होगी उनको वो इस पर से गुजारेगा, और वो जिधर जिधर लीव पे पहुंचेगा तो उसको समझ आ जाएगी कि यार आपने ये मुझे क्या भेजा है। अब आ जाते हैं वो दूसरी ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर वाली डिबेट पे कि वो इसमें कैसे है। अच्छा, ये एक बात यहाँ नोट करें कि वो कहता है कि कोई भी कोड जो आपने देखा है वो प्रीफिक्स कोड सिंप्लीफाई, कि कोई कोड वर्ड किसी दूसरे का प्रीफिक्स पूरा का पूरा नहीं हो सकता। ये कहता है हमें पता है ये बात, यानी ये जो कोड्स है ना ये यहाँ पे जो इसने बताए हैं, ये कह रहा है कि कोई भी कोड, कोई भी एक पूरा कोड उठा लें तो वो पूरे दूसरे कोड का प्रीफिक्स नहीं हो सकता। मतलब 10 है ना ये पूरा कोड, ये किसी भी दूसरे कोड को आप देख लें, किसी के शुरू में 10 पूरा पूरा नहीं मिलेगा आपको। इसकी दलील क्या है, इसकी वजह क्या है, आपको समझ आती है? डाटा स्ट्रक्चर का नॉलेज आप यूज़ करें, क्या आपको समझ आती है कि ये पूरा 10, या ये देख लें 3 लेंथ का कोड है, ये 011 है, 011 भी आपको कहीं भी किसी दूसरे कोड में नहीं मिलेगा, शुरू में किसी के भी प्रीफिक्स नहीं हो सकता। वन कोड can't be prefix for another code। तो ये why, क्यों जी, क्या समझ आती है? कोई बंदा अगर इस पे कमेंट करना चाहता है। क्योंकि हर नोड तक यूनिक पाथ होता है। और हाँ जी, वो कहते हैं हर नोड यूनिक पाथ होता है या लीफ पे जाने के लिए, तो बात ऐसी ही है कुछ। देखिए, जब आप यहाँ से चलेंगे ना रूट से, तो ज़ाहिर रूट से जब आप चलेंगे तो किसी लीफ तक जाएंगे तो एक यूनिक पाथ से जाएंगे। तो कैसे मुमकिन है कि आप रास्ते में जाते हुए एक लीफ को पहले मिल के फिर आगे अगली लीफ तक जाएं, कि ये वाला जैसे 0 0 0 और फिर 1 आए, तो 0 0 0 3 0 मिलने पे आपको एक कोड मिल जाए लेटर का, और फिर 1 मिलने पे अगला कोड मिल जाए? नहीं, देयर इज ऑलवेज अ यूनिक पाथ टू एनी लीफ फ्रॉम रूट। तो जाहिर बात है वो पूरा का पूरा कोड किसी भी लीफ तक पहुंचने का, वो पूरे किसी दूसरे लीफ तक पहुंचने का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जाहिर है एक कोड से आप हमेशा एक लीफ तक पहुंच के रुक जाते हैं। ये नहीं होता कि एक लीफ तक पहुंचने के बाद फिर वो पूरा कोड कॉपी करके कहीं और वहां से शुरू करें और एक दूसरे लीफ तक आगे पहुंच जाएं। तो इससे एक फ़ायदा भी होता है हमें, और वो फ़ायदा हमें अभी समझ आ गया, वो जो मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया था कि जब यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, जब आप 4 बिट 0 यूज़ कर लेंगे ना, तो 4 से कभी भी ये 4 ये पूरा पूरा कहीं और प्रीफिक्स नहीं मिलेगा, तो ये 4 उसको हमेशा इस ई पे ही लाएगा, वो उसे कंफ्यूज नहीं करवाएगा कि ये कहीं और लेटर भी हो सकता है। तो कहीं ये आपको कन्फ्यूजन नहीं लाहक होगी कि सर ये तो हम लेफ़्ट टू राइट जब कोड रिसीवर रीड करेगा बिट्स को तो कहीं कंफ्यूज हो जाए कि यार ये तो पहले 3 0 मिले हैं, तो पहले 3 0 तो कहीं मिलने से तो मतलब है कि आई भी तो हो सकता था ना। नहीं, वो मैं कहूँगा पहले 3 0 पूरे के पूरे किसी की कोड अलहदा कोड, पहले 3 0 का एक पूरा कोड किसी का हो ही नहीं सकता, मैं कहूँगा। और देख लें किसी का भी 000 कोड नहीं है,
000 आ सकता है शुरू में, लेकिन पूरा पूरा 000 किसी का कोड नहीं होगा, वरना वाकई कंफ्यूजन होगी फिर। तो इससे ये समझें कि पूरा कोड उठा लें ना आप, 10 जैसे उठा लें, अब वो 10 किसी के पूरा शुरू में नहीं मिलेगा आपको। तो इससे ये वाली कंफ्यूजन आपकी दूर हो गई। बस तो ये वो बात वहाँ कर रहा है कि नो कोड कैन बी प्रीफिक्स ऑफ अनदर। अच्छा, अब आते हैं ये ऑप्टिमलिटी, ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर वाली बात पे आते हैं। अच्छा, ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर से जाने से पहले मैं ये बता रहा हूँ आपको कि आप मुझे बताएं ये कि अगर तो आपने कोड जनरेट करने हैं, ठीक है, अपने एक फ़िक्रा आपने भेजना है, जैसे भी आपने भेजा, आपने उसकी अगर आस्की वैल्यूज़ पे एक ट्री बनाई 8 बिट की, एक तो उसके बैकएंड पे भी ज़्यादा मिसाल एक स्कीम के तहत आपने भेजा, तो एक स्कीम वो हो गई, उस पर जनाब आपने कहा था अभी पीछे कोड में मिसाल में आपने कहा जी 208 बिट्स लगी। फिर एक और स्कीम आपने बनाई, उसमें कहा जी आपने 73 बिट्स लगी अभी। फिर आपने कहा जी एक और ट्री मैं जनरेट कर सकता हूँ, उस पर शायद मेरी 111 बिट्स लगी। इसका मतलब है कि फिर तो इसके एक से ज़्यादा सलूशन मुमकिन है। और जब भी ये याद रखें कि आपको कोई कहे ना कि इस प्रॉब्लम के एक से ज़्यादा सलूशन मुमकिन है और उसमें कोई एक बेहतर है, तो आपके कान में टंग टंग शुरू हो जानी चाहिए कि अच्छा ऑप्टिमलिटी का तो तस्वर आ गया। If there are more than one solution, तो the one of them is an optimal, and if I can find that optimal solution, तो इसका मतलब है कि फिर इसमें ऑप्टिमलिटी का तस्वर है, and one of that optimal solution जो उसमें है वो अगर मैं निकाल लूँ और वो बेहतर है और वो मैं निकाल सकता हूँ, मेरे वो एल्गोरिथम निकाल के दे सकता है, तो फिर मैं कह सकता हूँ कि हाँ जी इसमें ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी। अच्छा, अब ज़रा देखें आप, ये एक इसने मिसाल दी हुई है स्लाइड में कि एक ही यानी लेटर्स हैं, फ्रीक्वेंसी उसने लिखी है, देखें ये ए है, ये 45 दफ़ा आया है फ़िक्रे में, बी 13 दफ़ा आया है, सी 12 दफ़ा आया है, डी 16, ई 9, एफ 5। अच्छा, यही इसी फ्रीक्वेंसी के साथ इसने एक और ट्री भी बनाई है, यानी ए 45 दफ़ा आया तो इसने एक ट्री यहाँ बनाई ये है, फिर बी 13 दफ़ा आया तो यहाँ देखें बी 13 दफ़ा है, सी 12 दफ़ा आया तो यहाँ सी 12 दफ़ा है, फिर डी 16 दफ़ा है तो यहाँ पे देखें डी 16 दफ़ा है, ई 9 दफ़ा है तो ये ई 9 दफ़ा है, और एफ 5 दफ़ा है तो एफ 5 दफ़ा है। तो अब ज़ाहिर बात है, मुझे बताए ना, सेंडर अगर ये ट्री बनाए, ये जो लेफ़्ट साइड वाली है या राइट साइड वाली है, दोनों सूरतों में आस्की से तो बहरहाल एफिशिएंट होगा ही होगा ना, ये तो आप मानते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है 8 बिट के तो कोई भी जो ना लेंथ की तो कोई भी कोडिंग स्कीम नहीं बनेगी। लेकिन अब झगड़ा ये है कि एक तो वो स्कीम हो गई, चले एक वो सोल्यूशन हुआ, दो सोल्यूशन आपके सामने इससे भी बनेंगे, यानी दो कोड स्कीम्स इससे जनरेट होंगी दोनों ट्रीज से। अब इन दोनों में कौन सा ऑप्टिमल है आपके ख्याल में, कौन सा है? जवाब दें जी, शाबाश। यानी लेफ्ट सब ट्री या ये जो लेफ्ट ट्री है या राइट ट्री है, इनमें से कौन सा जो है ना, और क्यों, दलील दें कि कौन सी अच्छा या एफिशिएंट है और क्यों है। लेफ्ट वाला। अच्छा, लेफ्ट वाला कहते हैं बेहतर है। लेफ्ट वाला क्यों बेहतर है? सर वो सीबीटी है। अच्छा, सीबीटी है तो वो बेहतर है। हाँ जी, और कोई? अच्छा, अगर मैं ये कहता हूं कि ये लेफ्ट वाला जो कह रहे हैं बेहतर है, तो आपसे मैं काउंटर क्वेश्चन ये फिर करता हूं कि आपकी ए 45 दफा आया है और इसका कोड क्या निकालेगा सेंडर ए का? इस ट्री में 000 भेजेगा ना, यानी जब रिसीवर को जाके ए भेजना होगा उसने, तो उसको 000 समझाना पड़ेगा, ये लेफ्ट में 0 फिर 0 फिर 0, ए का कोड बनेगा। और मुझे बताइए कि 9 को अगर ई को भेजना होगा तो उसका भी कोड बनेगा, क्या बनेगा, उसकी लेंथ क्या होगी? 100। बल्कि इनफैक्ट आप मुझे बताएं, ये जो सीबीटी है ना, इसमें तो हर लेटर का कोड 3 बिट का होगा। ये समझ आ रही है मेरी बात? हर लेटर आप उठा लें, ए उठा लें, बी सी डी ई एफ, तमाम लेटर्स के कोड की लेंथ कितने लेंथ की होगी?
3 बिट की होगी हर लेटर की। तो आया आपको ये सूट करता है? ये तो फिर आपने जो है ना आलू टमाटर प्याज सब लोगों को एक ही जो है ना तोल में तोला है, जबकि सर लेकिन अगर आप राइट वाला ट्री लेंगे तो उसमें अब जो एफ है उसके तो 4 बिट का कोड बन रहा है। हाँ, लेकिन एक तरफ मुझे आप जवाब दें, जो ए आप 45 दफा भेजेंगे उसके कितने लेंथ का बन रहा है? एक दफा हाँ, तो 45 दरबे एक कितना बना? 45 और 45, और इधर जरा बताएं 45 दरबे 3 कितना बना जी? 135 हाँ जी, तो ये जरा सोचे ना, आपने जो अभी स्कीम चलाई है, आप क्या कह रहे थे कि मोस्ट फ्रीक्वेंट का कोड कम रखूंगा और लीस्ट फ्रीक्वेंट का कोड बेशक ज्यादा हो जाए। आप अगर अलग-अलग से इन दोनों ट्रीज को आप बनाएंगे ना, दोनों अलग-अलग से, और दोनों के जरा आप नंबर ऑफ कोड्स निकालें, तो आपके इसके से ज्यादा बिट्स भेजने पड़ेंगे ये लेफ्ट ट्री के सीबीटी पे, और इस राइट सब ट्री जो कि स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री है, इससे आपके कम बिट्स ट्रेवल होंगे। जरा सोचें इस बात पे, क्योंकि इसमें जो मोस्ट फ्रीक्वेंट है उसको आपने बिट कम दी है, उसके लेंथ, बिट की लेंथ कोड की कम है। तो समझ आ रही है बात कहीं? सर देखें आप यहां देखें ना, सीधी सी बात है, आपने यहां तो अगर आपने यही काम करना है तो ये तो आपने इसका मतलब है एल्गोरिथम में कुछ भी नहीं किया, फिर प्रायोरिटी क्यों क्यों आपने बनाई है? आपने तो आलू टमाटर प्याज कद्दू करेला भिंडी सबको जनाब आपने कहा कि 3 बिट का कोड होगा लेंथ का, ऐसा है कि नहीं? तो फिर बैक एंड पे आपने वो जो एल्गोरिथम में प्रायोरिटी क्यों बनाई थी, उस वो तो फिर क्या को बनाई है? उसको छोड़े ना, गोली मारे, फिर सबको सीवीटी बना के कोड दिया करें, बस खत्म बात। वो कोड लेंथ जो इंटेलिजेंस है, ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी तो इस जगह है ही नहीं। फिर चलें, फिर मैं तो इस तरह कहता हूं ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी यहां कहां है? इसमें आपकी ग्रीड तो यहां है ही नहीं, ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी तो इस स्कीम में मिले ही नहीं। आपकी ग्रीड तो ये नहीं कहती, तकाजा करती यहां कि जो मोस्ट फ्रीक्वेंट है, जो ज्यादा ट्रेवल होगा सेंडर से रिसीवर पे जो लेटर, उसका कोड छोटा होना चाहिए ताकि उसके लिए कम बिट मुझे भेजनी पड़े, और जो लीस्ट फ्रीक्वेंट है वो खैर है यार, वो तो कभी कभी जाता है, कम जाता है, उसका खैर है, अगर कोड बढ़ भी जाए तो परवाह नहीं। ऐसा है कि नहीं? ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी तो ये कहती है ना। तो जब ग्रीडी चॉइस ये प्रॉपर्टी कहती है तो आपकी ये लेफ्ट सब ट्री तो सारों को एक तोल में तोलती है, सबके लेंथ 3 है। तो इस स्कीम में तो आपकी ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी है ही नहीं इस सोल्यूशन में। वो तो आप, मुझे यहाँ कुछ कुछ नजर आ रही है राइट में, क्यों? क्योंकि मेरी ग्रीड मीट हो रही है। जब 45 जिसकी लेंथ है उसका कोड जो है ना सिर्फ 0 है, एक लेंथ का है। जिसकी जना लेंथ थोड़ा सा बड़ा है, 12-13 है, उसको उसने 3 लेंथ कर दिया है। जिसका ज़रा और ज़्यादा है उसको उसने 4 में ले गया है, और यानी 12-13-16 को उसने 3 कर दिया है, और इन दोनों को उसने जनाब 4 कर दिया है। लेकिन इसको उसने 0 किया है। वो क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा दफ़ा ट्रैवल हो रहा है, इन सब के मुकाबले में ये बहुत ज़्यादा ट्रैवल हो रहा है। समझ आ रही है? यानी ये देख लेना, ये ऑलमोस्ट आप इन सब को जमा कर लें, ये 13 और 12 25 और 25 और 5 30 और 10 40 39 39 और 10 49 49 54, यानी ये सारे तकरीबन 54 बनते हैं, और वो खाली एक अकेला 45 है। तो अब आप सोचें ना, ये इसके लिए 45 दफ़ा सिर्फ एक एक बिट जाएगी 0-0, और इन 54 में भी फिर कुछ के लिए 3 जाएगा और कुछ के लिए 4 जाएंगी, और उधर तो आप मुझे बताएं ना 45 के लिए ठक से 3-3 बिट्स जाएंगी। तो इसमें ज़्यादा बिट्स ट्रैवल होंगी लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे बिट्स कम ट्रैवल होंगी।
और जो आपने स्कीम, तो लिहाजा ये जो फुल बाइनरी ट्री होती है ऑप्टिमल कोड उससे जनरेट होगा। फुल बाइनरी कहते हैं स्ट्रिक्टली बाइनरी को, यानी जिसको आपने डाटा स्ट्रक्चर में कहा था स्ट्रिक्टली बाइनरी, या फुल बाइनरी भी उसको बाज़ लिटरेचर में कहा जाता है। फुल बाइनरी उसको कहते हैं जिसके दो ही चाइल्ड होते हैं या कोई चाइल्ड नहीं होता। लिहाजा यहाँ देखें, इसके दो ही चाइल्ड हैं, इसके भी दो 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 चाइल्ड हैं, आइदर हैविंग नो चाइल्ड और टू चाइल्ड। सीबीटी वो होती है कि जो लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, उसके लेवल पूरे होते हैं। लेकिन सीबीटी वाला स्ट्रक्चर सर्चिंग वर्चिंग के लिए तो मेरे लिए कामयाब है, लेकिन यहाँ पे जो तस्वर है ना ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी का और ऑप्टिमल कोड जनरेट करने का, उधर सीबीटी जैसा स्ट्रक्चर मुझे नहीं काम देता। उधर मुझे बराबरी नहीं चाहिए कि मुझे सारे लेवल एक जैसे चाहिए। उधर मुझे ये चाहिए कि जिसका कोड बड़ा है उसका जना वो रूट के करीब होना चाहिए। जैसे हम पीछे कर आए हैं, जो ट्री जनरेट हमने किया उसमें क्या किया है कि जो ई था उसकी जना फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी तो रूट के करीब था, और जनाब आपका ई जो है ना उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम थी तो वो बहुत दूर था, ताकि उसका कोड खैर है बड़ा हो जाए परवाह नहीं, लेकिन इसका कोड छोटा होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्रैवल होता है। और ये मुझे फैसिलिटेट करता है कौन, वो पीछे जो हीप बनाई है। अब यही चीज़ अगर आप कहें कि सर ये आप मुझे बताएं कि ये आया इससे भी बनता है हीप, इसको बनाएगा, तो मैं कहता हूँ यस। आप इस ट्री को ज़रा आगे चलाएं। आप जब इसको पीछे जो मैंने क्या है सॉर्ट करके ज़रा रखें, तो सॉर्टिंग करके आप हीप में इसको ऐसे ही रखेंगे ना, 5, 9, 12, 13, 16, 45 जैसे वो की थी। फिर इन दो को डिलीट करेंगे, इनको जमा करेंगे, 9 और 5 14 बनेगा कि नहीं। फिर इसको जो है ना फेंकेंगे हीप में, तो ये हीप में ऐसे लगेगा जाके 14, फिर 16, फिर 25, फिर 45। ये वही बिल्कुल मिसाल बन जाती है जो मैंने अभी पीछे चलाई है। फिर अगली अट्रेशन में क्या होगा, इस तरह ये बन जाएगी। फिर ये जनाब 16 और 14 जो है ना ये इस तरह आ जाएंगे, इससे कॉम्बिनेशन से ये 30 बनेगा। फिर 30 और 25 से जनाब 55 बन जाएगा कॉम्बिनेशन से, और फाइनली फिर 55 और 45 से 100 बनेगा। तो ये वही ट्री बनी हीप को बिल्ड हीप जो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ दिखा दी 100 ये वाली। तो ये वही प्रायोरिटी क्यू के तस्वर से जब ऐसे ऐसे चलेंगे तो फाइनली ये ट्री जनरेट हो जाएगी आपकी। और इसमें वो देखें आपकी ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी भी है, मीट हो रही है कि आप जो आपका जो ग्रीडीनेस का तकाजा है कि भाई मैं चाहता ये हूँ कि जो लेटर बहुत ट्रैवल करे उसका कोड छोटे से छोटा हो, और जो कोड सबसे कम फ्रीक्वेंट है बेशक उसका कोड बड़ा हो जाए परवाह नहीं, लेकिन उसके बदले में उसका कोड छोटा हो, उस ज़्यादा से ज़्यादा छोटा हो जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता है। तो उससे फिर जो फाइनली कोडिंग स्कीम बनेगी वो जना कम बिट्स लेगी, सेंडर से रिसीवर जो डाटा जाएगा। तो वो ये इंश्योर करता है आपका ये ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी ये स्कीम। और ये आपको फैसिलिटेट कौन करके देता है, ये आपको जो हीप चलाते हैं, आपने शुरू में हीप बनाई, बिल्ड हीप किया, फिर हीपिफाई किया था, हर एक को निकाल के री हीप में फेंका था, उनको फ्रीक्वेंसीज का सम करके बार बार इसमें फेंका था, और फाइनली फिर आपकी ये जो ट्री बनी थी ये इंश्योर वो आपको करके देता है। और दूसरी खसलत ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर क्या है वो भी आपको अब नज़र आ गया है इसमें। वो कैसे नज़र आया कि इस पिछली डायग्राम में ये दो सोल्यूशन है कि नहीं है, दो तो ये है ना, और इन दो में ही तो झगड़ा था जो मैं आपसे पूछ रहा था कि कौन सा बेहतर है। तो आप फाइनली ये निकला कि ये बेहतर है, ये बेहतर नहीं है। और एक तीसरा मैंने कहा आस्की से भी हो सकता है। तो तीन तो हमें मिल ही गए हैं, और भी इसकी बतेरे ट्रीज बन सकती हैं। ट्रीज तो मैं इससे इन कॉम्बिनेशन से और भी मुख्तलिफ किस्म की ट्रीज बना सकता हूँ ना। ये स्ट्रिक्टली बाइनरी है और ये कंप्लीट है, मैं कुछ दरमियानी ट्री भी बना सकता हूँ जो स्ट्रिक्टली भी ना हो और कंप्लीट भी ना हो, कोई तीसरी किस्म की शक्ल वाली हो, तो एक तीसरा सोल्यूशन भी आ जाएगा। और आस्की का तो है ही है, तो मोर देन वन सोल्यूशन हुए, एंड द मोस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन इज व्हाट, दिस फुल बाइनरी ट्री वाला सोल्यूशन। तो इसका मतलब है कि इसमें आपको वो दूसरी खसलत भी मिल गई। कौन सी वाली खसलत, ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर वाली भी। तो इसमें दूसरी खसलत भी मिल गई, ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी भी मिल गई, लिहाजा दिस इज अ ग्रीडी एल्गोरिथम। और हमने कहा था कि ग्रीडी एल्गोरिथम्स आर यूजुअली फास्टर, क्योंकि इसमें प्लानिंग शैनिंग डीपी की तरह होती नहीं है। आपने देख लिया हमने कोई जनाब टेबल शेबल मेंटेन नहीं रखे कि सब प्रॉब्लम का रिजल्ट मैं स्टोर करूंगा और ये करूंगा और वो करूंगा, और बॉटम अप में हमने कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया। याद करें टॉप डाउन फैशन में चले हैं, ये भी आपको नज़र आया है। यहाँ पे ट्री हमने टॉप डाउन में बस जनरेट की है
और सीधे सीधे कोड उससे निकालने हैं। तो वो सारी बातें जो हमने कल पिछले लेक्चर में की हैं उनको आप रिकॉल करें और यहाँ अप्लाई करेंगे तो आप बहुत सी बातों को क्लियरली समझ जाएंगे। अब आ जाएं जी फाइनली इसके एनालिसिस पे। तो इसका एनालिसिस बड़ा ट्रिवियल है, सिंपल है जी। सर ये ऑप्टिमल स्ट्रक्चर थोड़ा सा कुछ बताओ। ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर ये है कि देखें, ये मैंने अभी बताया कि ये स्लाइड में आए ना, ये एक सोल्यूशन तो ये है ना आपका लेफ्ट साइड पे है, ठीक है जी, और एक सोल्यूशन आपका राइट सब जो है ना साइड पर है। तो देयर आर मोर देन वन सोल्यूशन हुए, और एक सोल्यूशन मैंने कहा आस्की से भी आप इसको कर सकते थे ना, यानी कि 8 बिट्स के साथ आप जो है ना इस लेटर्स को भेजें। तो मिसाल के तौर पे आपके पास ये 100 निकला है, 100 का मतलब है 100 लेटर आपने भेजने हैं ना, तो ज़रबे 100 करेंगे तो ये आपको 800 बिट आस्की से भेजने थे। इस स्कीम से करें, हाँ यस सर। इस स्कीम से अगर ये जो है ये वाली जो CBT है इससे भेजेंगे तो ये 100 होगा, लेकिन इसमें अब आप 100 इंटू या ना ये हर एक की 3-3 बिट जाएंगे ना, तो ये 300 बिट्स होंगी। और इस स्कीम से करेंगे तो ये 300 से भी कम होंगी, क्योंकि ये 45 ज़रबे 1 होगा, तो 45 बिट सिर्फ इसकी हुई, सही है ना जी। और बाकी जो होंगी ना वो तकरीबन अब आप 50 कर लें तो 50 हैं या 55 रह जाएंगी, तो 50 अगर होंगी ज़रबे, और ये कुछ 3 बिट की हैं तो 150 ये हो गई, और मिसाल कर लें कोई 50-30 और कर लें, तो ये रफली अगर आप मैं हिसाब करूं तो ये 180 और 220 के लगभग। तो ये सोल्यूशन इससे भी बेहतर है, और ये वाला सोल्यूशन फिर आस्की से भी बेहतर हुआ। तो आप मुझे बताएं एक से ज़्यादा सोल्यूशन आपको मिले कि नहीं इस प्रॉब्लम के, ठीक है। और इसमें कौन सा ऑप्टिमल है, दिस। और ये वाला जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है ये आपको कहाँ से जनरेट होगा, ये वो जो पीछे तरीके से हम आए हैं, वो जो हमने पीछे हीप में डाला था डेटा को सबको, जो वो क्या करती थी फ्रीक्वेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको जाना उसने हीप में फेंका था कि नहीं, वो जो पीछे मिसाल थी वो भी ऐसी ही था ना, बिल्ड हीप किया था हमने, जो लीस्ट फ्रीक्वेंट था उसको हीप में शुरू में रखा, और उसको फिर यहाँ से 2-2 को निकाल के हमने जनाब ये इसमें से 5 और 9 को निकाला पहले, फिर बाद में अगले इटरेशन में हम जना 12 और 13 को निकालेंगे, तो इसने 2 इटरेशन इकट्ठी दिखा दी हैं आपको। फिर उससे अगली इटरेशन में फिर ये सिचुएशन बन जाएगी 14, 16, 25, 45 हीप की। फिर उसमें 14, 16 को जमा करेंगे आप, तो 14, 16 को जमा करेंगे तो ये वाली ट्री बन जाएगी। फिर जनाब जब 30 बनेगा तो 30 और 25 से जो है ना ये ट्री बनेगी 55 वाली, और फाइनली फिर आप 55 और 45 को जब जमा करेंगे तो ये ट्री बनेगी। तो ये वही ट्री है जो आप पिछले प्रोसेस जो हम अप्लाई करके आए हैं, वो जो हाउफमैन कोड का एल्गोरिथम, ये वही ट्री है जो आपको पिछली स्लाइड पे ये मैंने पहले दिखाई है, और ये गारंटी करता है ये सोल्यूशन कि ये आपको ऑप्टिमल मोस्ट सोल्यूशन ही देगा। तो जब ये गारंटी करता है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें आपको ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर भी है, एक से ज़्यादा सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करते हैं, और आपका ये एल्गोरिथम इंश्योर करता है कि ये आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन ही देता है। और उस सोल्यूशन में ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर का मतलब ये कि ऑप्टिमल भी देता है और ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी भी इसमें एग्जिस्ट करती है। और वो कैसे, वो मैंने बता दी कि आपके ग्रीडीपन, ये क्या ग्रीडीपन का तकाजा यही है ना कि आपका जो लेटर बहुत रिपीट हो उसका कोड छोटे से छोटा हो, क्योंकि वो बार बार ट्रैवल करता है, तो कोड लेंथ उसकी कम से कम हो, और जो ज़्यादा ट्रैवल करे उसकी कोड लेंथ बड़ी से बड़ी हो। खैर है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत कम उसकी मूवमेंट होगी। तो ये एल्गोरिथम आपकी उन दोनों चीज़ों को लेके चल रहा है, लिहाजा हम कहते हैं कि इस ऐसे एल्गोरिथम में दोनों चीज़ें, दोनों खसलतें मौजूद हैं। दैट्स वाई वी से दैट दिस इज़ अ ग्रीडी एल्गोरिथम। इसमें वो 2 प्रॉपर्टीज़ हमें मिल गई। अच्छा, अब आ जाएं कि जनाब इसका एनालिसिस है, तो वो तो बड़ा सिंपल है। वो कहते हैं हमने सबसे पहले बिल्ड हीप किया था कि नहीं। वो इनिशियली जब हमने फ्रीक्वेंसीज काउंट की थी तो हमने यूनिक लेटर्स निकाले थे कि नहीं, फिर यूनिक लेटर्स को हीप में फेंका था, बिल्ड हीप किया था ना सबसे पहले। तो अब यहाँ पे एन क्या चीज़ है, हाँ जी, एन यहाँ पे मेरे पास इस प्रॉब्लम में क्या है,
नंबर ऑफ टोटल लेटर्स हैं या कि नंबर ऑफ यूनिक लेटर्स हैं? यूनिक लेटर्स। यूनिक लेटर्स, हाँ जी। ये देखें, जब आपने मिसाल मैंने शुरू की थी तो यहाँ पे एरियाई सीन नियर लेक में आपने ये यूनिक लेटर्स निकाल के इनकी फ्रीक्वेंसीज ली थी ना, ठीक है। और आपको मैंने यहाँ कहा था कि आपने बिल्ड हीप में ऑर्डर एंड टाइम, ये मैंने स्लाइड पे लिखा है, आपने बिल्ड हीप इसका किया है, ये अब हीप में फेंक दिया था ना आपने, मैंने कहा था इसके बैक एंड पे जो है ट्री बनी है, तो आप ई आई ये सारे यूनिक लेटर्स आपने हीप में फेंके थे जो आपको मिले थे इस ट्री में। तो इसके ऊपर आपने फिर बार बार बिल्ड हीप और हीपिफाई चलाया ना, तो लिहाजा अब मेरा एन आपका टोटल नंबर ऑफ लेटर्स नहीं है। अच्छा, ये कंफ्यूजन नहीं करनी है क्रिएट अपने जहन में, बल्कि यूनिक लेटर्स हैं। तो यूनिक लेटर के हिसाब से अब हम चलते हैं, तो हमारे पास बिल्ड हीप ने ऑर्डर एन लाया टाइम। अच्छा, जब आपने वो जो निकाले थे दो दो डिलीट करके जमा करके दोबारा हीप में फेंकते थे, तो आपको हर एक पे ही हीप ऑपरेशन पे हीपिफाई चलाना पड़ता था और उस पर ऑर्डर लॉग ऑफ एन टाइम लगता था कि नहीं लगता था। सो एज अ होल हमें जो टोटल रनिंग टाइम लगा है हॉफमैन कोड्स में वो क्या है? सेट ऑफ एन यूनिक लेटर्स पे वो ऑर्डर ऑफ एन लॉग ऑफ एन है, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम तो हमें कोई नहीं लगा है। हमने जब फाइनली ट्री बना ली ये वाली, तो अब उसके बाद तो ट्री ट्रेवर्सल ही हुई है ना। फिर जब उसने एक ट्री के एक एक लेटर को बार बार ट्रेवर्स करना है उसने, बस तो ट्रेवर्सल है। यानी कि एक दफ़ा आपने कोड निकाल लिए, एक दफ़ा कोड आपने नोट करके रख लिए, मिसाल के तौर पे किसी फाइल में रख लिए, कुछ कर लिए, तो बस अब तो उसको वहाँ से उठाना है, आपने टेबल में रख लिए, ठीक है ना जी। तो वो तो बस आपको याद हो गए ना अब एक दफ़ा के लिए। असल काम तो जो एल्गोरिथम चलते वक्त जो टाइम ले रहा है वो क्या है? तो सेंडर साइड पे चलते वक्त जो हीप बन रही है, बिल्ड हीप, और उसके बुनियाद पे फिर वो जो हीपिफाई चलता है और फिर कोड जनरेट होते हैं और वो ट्री जनरेट होके वो जो टेबल बनाता है, वो जो काम है सेंडर साइड पे वो मुसीबत है। और वो टाइम हमने कहा कि वो ऑर्डर ऑफ एन लॉग ऑफ एन है। फिर जब रिसीवर साइड पे आप चले जाते हैं, तो रिसीवर साइड पे तो आप सिर्फ वो डाटा स्ट्रक्चर शेयर करते हैं, वो ट्री या वो फाइल, यानी जिसमें वो कोड्स हैं, वो बस सिर्फ ये है कि वो शेयर कर लेता है वो टेबल, और उसको जनाब आप उसको फिर से देखते हैं। और वो भी फिर आपने डाटाबेस भी पढ़ा है, वो तो कोई टेबल है, उसको आप इंडेक्स कर लें, तेज़ वो और भी तेज़ हो जाएगा। मतलब ये है कि वो कम से कम उतना टाइम नहीं लेगा जितना टाइम सेंडर ने लिया है वो एल्गोरिथम चलाते वक्त और वो ट्री बनाते वक्त और कोड जनरेट करते वक्त। उधर फिर से रिसीवर साइड पे जनाब उसको तैयार चीज़ मिल गई है, बस उसने डीकम्प्रेस करना है, और डीकम्प्रेशन उस तरह से नहीं है। और अगर लेट से उतना ही टाइम भी ले, तो लेट से अगर बफर से माल हम कहते हैं कि उतना भी ले, तो मुझे आप बताएं ना कि चलो एन लॉग ऑफ एन जमा एन लॉग ऑफ एन कर लें दोनों साइड पे भी, तो ये कितना बन जाता है? इज इक्वल टू 2 एन लॉग ऑफ एन। अगेन ऑर्डर में तो जाके ये एन लॉग ऑफ एन ही बना ना, यानी ग्रोथ रेट मुझे इंटरेस्टेड है, और वो इससे ज़्यादा जाना जाती नहीं है, वो इतनी ही रहेगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एनालिसिस ऑफ दिस। और ये हमारी जो है ना ग्रीडी एल्गोरिथम की एक और मिसाल है जो मैंने आपको समझाई, कि जिससे हमें एक समझ आ गई कि ग्रीडी एल्गोरिथम्स जो हैं वो कैसे हम काम करते हैं, कैसे जो है इसमें जो है ना हमें रियल लाइफ प्रॉब्लम में आइडेंटिफाई करना होता है कि दिस इज़ अ ग्रीडी प्रॉब्लम, ग्रीडी एल्गोरिथम। यानी इसको इस प्रॉब्लम में जब वो दो खसलतें हमें मिल जाएं, दो प्रॉपर्टीज़ मिल जाएं, तो हम कह सकते हैं कि जी दिस इज़ अ गुड कैंडिडेट ऑन विच वी कैन अप्लाई ग्रीडी एल्गोरिथम, ठीक है ना जी। डीबी के लिए अपनी है, डिवाइड एंड कॉन्कर के अंदर अपनी है, यानी उसमें अपनी चीज़ें हम देखते हैं। तो ये ज्यों ज्यों आप ये एल्गोरिथमिक स्ट्रेटजीज पढ़ते चले जाएंगे, आपका दिमाग खुलता चला जाएगा, और उस हिसाब से फिर आप जो है ना रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी इम्प्रूव होना शुरू हो जाएंगी। तो असल में तो कंप्यूटर साइंस का जो आदमी है ना, उसको हमने प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना होता है, कि जो रियल लाइफ का प्रॉब्लम आ रहा है वो उसको कैसे उसका जो है ना एल्गोरिथम एफिशिएंटली डिज़ाइन कर सकता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी एक चीज़ है, इसीलिए आपके देखें कोर्स का जो टाइटल है ना वो क्या है? डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। तो डिज़ाइन एक चीज़ है, एनालिसिस एक चीज़ है।
सिर्फ एनालिसिस हमारा फोकस नहीं है। हम यहाँ पे देखें डिज़ाइन में जब हम बात करते हैं ना, तो डिज़ाइन में आपकी ये स्ट्रेटजीज हैं जो सारी हम डिस्कस कर रहे हैं, जना डिवाइड एंड कॉन्कर है, डीपी है, ग्रीडी है, प्रून एंड सर्च है, जेनेटिक है, एल्गोरिथम है, ये सही है। और फिर उसके बाद जब इनमें से किसी एक को निकाल के हम उसका एल्गोरिथम लिख लेते हैं उसकी बुनियाद पे, तो फिर उसका एनालिसिस है, ठीक है। और उसके बाद जब हम उसको प्लेट में पेश कर देते हैं अपने कोडर साहब को, प्रोग्रामर को, कहते हैं कि चलो शाबाश जी अब तुम लग जाओ इसको इम्प्लीमेंट करो, ठीक है ना जी। तो प्रोग्रामर जो होता है ना वो टूल का एक्सपर्ट होता है, वो फिर जाके उसको लगाता है, उसको एक्सपर्ट जो है ना प्रोग्राम करता है। तो ये हुआ जनाब आपका हाफमैन कोड्स। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसका जवाब मैं देने के लिए बैठा हूँ, अदरवाइज़ फिर हम इसको यहाँ रोकते हैं और फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।